Good morning, all of you. So, class 9, today we are going to do our chapter number 4, that is about forest society and colonization. In the previous class, that is class 8, we have studied about ट्राइबल कम्युनिटीज. क्या हुआ था ट्राइबल्स के साथ? ट्राइबल कम्युनिटीज के लोगों को फॉरेस्ट से डिपार्ट कर दिया गया था, निकाल दिया गया था. क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने अपना कब्जा वहां पर जमा लिया था. तो थोड़ा सा इलाबोरेट फॉर्म में हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि फॉरेस्ट सोसाइटी क्या थी, कॉलोनाइजेशन क्या था, किस तरह से फॉरेस्ट लॉ हमारे यहाँ पर आया और इसकी जरूरत क्यों पड़ी. तो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑल दीज. नाउ व्हाट इज द इंट्रोडक्शन? In this chapter, we will take you into the forest and tell you about the variety of ways the forests were used by the communities living within them. You will see how the colonial control was established over the forest, how forest areas were mapped, trees were classified and the plantation were developed. किस तरह से trees को उस वक्त क्लासीफाई किया गया, मतलब कौन से trees की रिक्वायर्ड थी और उन trees को वहां से क्यों निकाला गया, क्यों हटाया गया. So in this chapter, we will discuss about all these. All these development affected the lives of the local communities who use forest resources. The chapter will give you an idea of the history of the such development in India and the Indonesia. यहाँ पर हम इंडिया के साथ साथ इंडोनेशिया, दैट इज जावा के बारे में हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, राइट. Forest society and colonialism. Forest provides the bamboos, wood for the fuel, grass, charcoal, packaging, fruits, flowers, animals, birds, and the many other things. तो ये ऐसी थिंग्स थी, ये ऐसे आइटम्स थे जो हमें फॉरेस्ट से मिल रहे थे. वाई डिफॉरेस्टेशन? अब इन सबको कॉलोनाइजेशन पीरियड आया तो इन सबको क्या किया गया? इरेडिकेट किया गया, रिमूव किया गया, इनका डिफॉरेस्टेशन किया गया. तो व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन? आखिर होता क्या है डिफॉरेस्टेशन? तो क्लास 9 ये आपका क्वेश्चन बनता है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, दैट इज द व्हाई डिफॉरेस्टेशन. The disappearance of forest is referred to as deforestation. Deforestation is not a recent problem. ये आज की प्रॉब्लम नहीं है कि डिफॉरेस्टेशन अभी रिसेंट ईयर्स में होता हुआ चला आया, ये काफी सालों से डिफॉरेस्टेशन चल रहा है. The process began many centuries ago, but under colonial rule it became more systematic and extensive. लेकिन जो colonization पीरियड में डिफॉरेस्टेशन हुआ वो बहुत लार्ज स्केल पे हुआ. और आखिर हुआ क्यों, जरूरत क्यों पड़ी, कि हम इसके बारे में पढ़ें. Rise of commercial forestry. The British were worried that the use of the forest by the local people and the recklessly felling of trees by the traders would destroy forest. अब उस वक्त ब्रिटिशर्स को बड़ी चिंता होने लगी कि हमारे यहाँ के जो लोकल पीपल है, जो आम जनता है, वो हमारे फॉरेस्ट को बहुत ज्यादा यूज में ले रही है, तो एक दिन ये बिल्कुल रिप्लेनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो हमें इसको सेव करने की जरूरत है. तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया? दे इनवाइटेड द जर्मन एक्सपर्ट. इन्होंने किसको बुलाया? जर्मन एक्सपर्ट को बुलाया. व्हाट वाज द नेम ऑफ द जर्मन एक्सपर्ट? द नेम ऑफ द जर्मन एक्सपर्ट इज डाइट्रिक ब्रेंडिस. व्हाट वाज द नेम? दैट इज द डाइट्रिक ब्रेंडिस. फॉर एडवाइस एंड मेड हिम द फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ द फॉरेस्ट इन इंडिया. देखिए हमारा यहाँ पे अगेन 1 मार्क क्वेश्चन बनता है. द ब्रिटिश टू whom they invited? They invited the Dietrich Bendris, and he was the first advisor and he was the first inspector general of forest in India. पहले हमारे जो फॉरेस्ट इंस्पेक्टर थे उनका नाम था डाइट्रिक ब्रेंडिस, जो जर्मनी से आए थे. तो क्लास ये हमारा क्वेश्चन बन गया है. ये इनको क्यों बुलाया गया था? कि हाउ वी विल सेव आवर फॉरेस्ट. जो ये रेकलेसली हमारे यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है बाय द लोकल पीपल, अब हम इन्हें कैसे रोक सकते हैं. तो वी हैव इनवाइटेड द डाइट्रिक बेंड्रिस. हाउ डिड द फॉरेस्ट रूल्स अफेक्ट द कल्टीवेशन? अब इन्होंने किया क्या? देखिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन और द स्वीडन एग्रीकल्चर. देखिए हमने अभी तक हमारी जो 8 तक की टर्म थी जो हमारे इंडिया में बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड द शिफ्टिंग कल्टीवेशन. वी ऑल अवेयर अबाउट दैट टर्म. इसी का जो हम कहें कि सिनोनिम है, इसका जो दूसरा नेम है वो है स्वीडन एग्रीकल्चर. स्वीडन agriculture. Sweden agriculture is a traditional agriculture. It's practiced in part of the Asia, Africa and South America. Again ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बनता है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन का दूसरा नाम क्या है और ये कहाँ पर प्रैक्टिस होता है. इट इज प्रैक्टिस इन एशिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका. गॉट इट? नाउ इट हैज मैनी लोकल नेम्स सच एज. अब देखिए इसी शिफ्टिंग कल्टीवेशन को अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नेम से जाना जाता है. कौन कौन से हैं?
लेडी इन साउथ ईस्ट, मिल्पा इन सेंट्रल अमेरिका, excuse me, तेवी इन अफ्रीका, सिबेना इन श्रीलंका, इन इंडिया इज धैया, पेंडा, बिवार एंड नेवर। देखिए आजकल जो हमारे रिसेंटली जो हम न्यू नेम यूज में ले रहे हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन का, दैट इज द बिवार, राइट। झूम, पोडू, खांडक एंड द खुमरी आर द सम ऑफ द लोकल टर्म्स व्हिच इज यूज्ड फॉर द स्वीडन एग्रीकल्चर। इन शिफ्टिंग कल्टीवेशन पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता क्या है। In the shifting cultivation, part of the forests are cut and burned in rotation. Seeds are sown in the ashes after the first monsoon rains, and the crops are harvested by October to November. As we very well aware about the term shifting cultivation, shifting cultivation means to cut down or felling down the trees. And what we will do, we will burn the feed and mix the ashes with the soil to make the soil more fertile. After leave it for some time, we will cultivate or we will harvest it again. So that is the shifting cultivation. Such plots are cultivated for a couple of years and then left fallow for 12 to 18 months for the forest to grow back. ठीक है, तो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन का हमें प्रोसेस बताया गया है कि किस तरह से शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है। Now the European forests regarded this practice as harmful for their forests. अब हम इतने सालों से शिफ्टिंग कल्टीवेशन को कंटिन्यू करते आ रहे थे, तो कुछ हमारे फॉरेस्टर्स ने कहा कि ये जो हम कर रहे हैं प्रोसेस फॉरेस्ट के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। वो कैसे, देखते हैं। इन्होंने ये माना कि लैंड विच वाज यूज्ड फॉर द कल्टीवेशन एवरी फ्यू इयर्स कुड नॉट ग्रो द ट्रीज फॉर द रेलवे टिम्बर। उन्होंने ये कहा, दे फेल्ट दैट लैंड, जो ये लैंड यूज कर रहे हैं कल्टीवेशन के लिए, वो बार बार टिम्बर को ग्रो नहीं कर सकता। जब फॉरेस्ट को जलाया जाता है तो जो हार्मफुल फ्लेम्स निकलती हैं, स्प्रेडिंग एंड द बर्निंग वैल्यूएबल टिम्बर, इस वजह से जो वैल्यूएबल टिम्बर है वो जल जाता है, मतलब जो पेड़ है वो जल जाते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन आल्सो मेड इट हार्डर फॉर द गवर्नमेंट टू कैलकुलेट टैक्स। एक बहुत बड़ा रीजन और था, बहुत बड़ा ड्रॉबैक और था कि जब पीजेंट्स बार बार अपना लैंड शिफ्ट करते रहते हैं तो हाउ दे विल कैलकुलेट द टैक्स ऑन द लैंड। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था उनके लिए कि किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे टैक्स। देयरफॉर द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू बैन द शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो कुछ समय बाद गवर्नमेंट ने शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बैन कर दिया। अब ये बात आती है कि हंट कौन कर सकता है, मार कौन सकता है, कौन क्या मार सकता है। इसका मतलब देखिए, फॉरेस्ट में किसको जाना अलाउ है, फॉरेस्ट में किसको जाना अलाउ है, एनिमल्स हंटिंग करते हैं, गैदरिंग करते हैं, तो हु कुड हंट। The British saw large animals as sign of a wild, primitive and a savage society. They believed that by killing the dangerous animals, the British would civilize India. They gave reward for the killing of the tigers, wolves and other large animals on the ground that they posed to a threat to the cultivators. देखिए, अब जंगल है, फॉरेस्ट है, तो ऑफ कोर्स एनिमल्स तो होंगे ही। तो व्हाट द ब्रिटिशर्स हैड डन, उन्होंने क्या कहा कि पीजेंट्स को ये कहा कि अगर आप ये टाइगर, वुल्स और जो ऐसे ऐसे एनिमल्स हैं जिनको वो नहीं मार पा रहे थे, वो उन्होंने पीजेंट से उनका शिकार करवाया और उनको उसके बदले में रिवॉर्ड भी दिया। उन्होंने ये ऐसा क्यों किया था, उन्होंने ये ऐसा किया था क्योंकि जो इससे कल्टीवेटर्स को जो थ्रेट रहता है फील्ड वगैरह में काम करने में, तो इससे उनको प्रोटेक्शन मिल जाएगा। द पीपल ऑफ बस्तर, और हम इंडिया के जो फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। एक जगह है जिसका नाम है बस्तर, जो छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। हम पहले इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। द पीपल ऑफ बस्तर, द बस्तर इज लोकेटेड इन द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द छत्तीसगढ़ एंड द बॉर्डर्स ऑफ द आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र। अगेन इट इज 1 मार्क क्वेश्चन हमारा कि वेयर द बस्तर इज लोकेटेड, तो आपको ये पूरा आंसर लिखना होगा। A number of different communities live in बस्तर। अब कौन कौन सी कम्युनिटीज बस्तर में रहती हैं, बस्तर में रहती है मारिया, मुरिया, गौंड, दुर्वास, भतरास एंड द हलबास। दे स्पीक वेरी डिफरेंट लैंग्वेज। एज वी नो कि जैसे जैसे रीजन चेंज होता जाता है, इनकी लैंग्वेज में भी चेंज आता है। नाउ द फियर ऑफ द पीपल, अब लोगों को डर किस बात का था, दे ऑल आर लिविंग इन द फॉरेस्ट। तो इनको डर था कि जब हमारे यहाँ पे जब गवर्नमेंट पीरियड आ गया, कॉलोनाइजेशन आ गया, तो शायद ये हमें यहाँ से रिमूव न कर दे, तो उन्हें डर था। When the colonial government proposed to reserve 2/3 of the forest in 1905,
अब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जो 2/3 पोर्शन है फॉरेस्ट का वो रिजर्व किया जाए और शिफ्टिंग कल्टीवेशन को स्टॉप कर दिया जाए, एनिमल हंटिंग बंद कर दी जाए एंड कलेक्शन ऑफ द फॉरेस्ट प्रोड्यूस, द पीपल ऑफ द बस्तर वर वेरी वरिड। जितना भी फॉरेस्ट से प्रोडक्शन हो रहा था उस पर भी रोक लगा दी जाए, वहां पे जंगल में रहने वाले लोगों को वो न दिया जाए, राइट। तो ये बहुत ज्यादा वरी हो गए थे कि अब हमारे साथ क्या होने वाला है। फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन जावा, ये हमने बस्तर के बारे में पढ़ा था। अब हम इंडोनेशिया के बारे में पढ़ेंगे। इंडोनेशिया में एक जगह है जिसका नाम है जावा। जावा इज नाउ फेमस एज अ राइस प्रोड्यूसिंग आइलैंड इन इंडोनेशिया। कहा जाता है कि जावा में सबसे ज्यादा राइस का प्रोडक्शन होता है। बट वंस अपॉन अ टाइम इट वाज कवर्ड मोस्टली विद द फॉरेस्ट। लेकिन ये भी माना जाता है कि बहुत साल पहले वहां पर फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट हुआ करता था। जावा इन इंडोनेशिया इज वेयर दैट स्टार्टेड फॉरेस्ट मैनेजमेंट। जावा ही ऐसी जगह थी जहां पर सबसे पहले डच ने आके टेक ओवर किया था। लाइक द ब्रिटिश दे वांटेड टिम्बर टू बिल्ड शिप। ये भी क्या करना चाहते थे, जैसे ब्रिटिशर्स अपने शिप बनाने के लिए टिम्बर यहां से एक्सपोर्ट करते थे, उसी तरह से डच भी अपने शिप्स बनाने के लिए यहां से टिम्बर लेना चाहते थे। द वुड कटर्स ऑफ जावा। हु आर द वुड कटर्स ऑफ जावा? द कलंस ऑफ द जावा, दैट इज द कम्युनिटी। ठीक है, जैसे हमने बस्तर की कम्युनिटी देखी वैसे जावा की कम्युनिटी थी कलंस। द कलंस ऑफ द जावा वर ए कम्युनिटी ऑफ स्किल्ड फॉरेस्ट कटर। ये बहुत ज्यादा परफेक्शन था इनमें। दे आर वेरी स्किल्ड इन हाउ टू कट द वुड। तो दे आर कॉल्ड द वुड कटर्स एंड शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स। ये शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स में भी बहुत ज्यादा परफेक्ट थे और ये माना जाता है कि दे आर द वेरी स्किल्ड वुड कटर्स। Without their expertise, it would have been difficult to harvest teak. ये कहा जाता था कि बिना इनकी एडवाइस के आप टीक को कैसे हार्वेस्ट कर सकते हो। एंड फॉर द किंग्स टू बिल्ड देयर पैलेसेस, और उस वक्त राजाओं के महल बनाने के लिए भी मेनली टिक और टिम्बर का ही यूज में लिया जाता था। When the Dutch began to gain control over the forest, लेकिन जब हमारे यहाँ पे डच आए तो what they have started कंट्रोलिंग ओवर द फॉरेस्ट। इन्होंने कहा कि हाँ हम इस पूरे फॉरेस्ट पे कब्जा कर लेते हैं, हम ब्रिटिशर्स को एंट्री नहीं देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दे ट्राई टू मेक द कलंस वर्क अंडर देम। इन 1770 द कलंग रेसिस्टेड अटैकिंग अ डच, फॉट एट द जोना, बट द अपराइजिंग वाज सप्रेस्ड। इन्होंने बहुत कोशिश करी कि किसी भी तरह से हम जावा को कंट्रोल में कर लें, जावा के सारे फॉरेस्ट को हम कंट्रोल में कर लें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो क्लास आपको समझ में आ रहा है? ठीक है। नाउ द डच साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। अभी डच साइंटिफिक फॉरेस्ट्री क्या है? डच आए, हमारे यहाँ पे फॉरेस्ट पे कब्जा किया, टिक और टिम्बर को एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। अब द डच एनेक्टेड फॉरेस्ट लॉ इन जावा रेस्ट्रिक्टिंग विलेज एक्सेस टू फॉरेस्ट। अब जब डच ने हमारे यहाँ पे टेक ओवर किया तो इन्होंने जो लोकल पीपल थे, हम कहें विलेजर्स थे, उनका रेस्ट्रिक्शंस कर दिया कि यू आर नॉट अलाउड टू एंटर इन द फॉरेस्ट। नाउ वुड कुड ओनली बी कट फॉर द स्पेसिफाइड पर्पस। अब आप हमेशा वुड को कट नहीं कर सकते थे, कोई स्पेसिफाइड पर्पस होगा, आपके पास वैलिड रीजन होगा तो ही आप वुड को कट कर सकते थे, लाइक मेकिंग रिवर बोट्स और कंस्ट्रक्टिंग हाउसेस ओनली फॉर द स्पेसिफिक फॉरेस्ट एंड अंडर ड्यू सुपरविजन। अगर आपको किसी चीज को कट करना भी है तो उसके लिए आपको स्पेशल सुपरविजन चाहिए था। विलेजर्स वर पनिश फॉर ग्रेजिंग कैटल इन द यंग स्टैंड्स। अब विलेजर्स को यह भी अलाउ नहीं था कि आप अपने कैटल्स को, हर्डर्स को ग्रेजिंग के लिए लेके जा सके। ट्रांसपोर्टिंग वुड विदाउट अ परमिट, आप वुड को भी ट्रांसपोर्ट बिना परमिशन के नहीं कर सकते थे। और ट्रैवलिंग ऑन फॉरेस्ट रोड्स विद हॉर्स कार्ट्स और कैटल। इवन आप फॉरेस्ट के पास में जो रोड हुआ करती थी वहां से भी ट्रेवल होके नहीं जा सकते थे। इन्होंने इतने स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन फॉरेस्ट पे, जावा पे लगा दिए थे। तो क्लास यहां तक आपको समझ आ रहा है? नाउ द सैमन्स चैलेंज। हु वाज द सैमन? सैमन था कौन? देखिए बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है।
अभी हमने जर्मन के फॉरेस्ट इंस्पेक्टर की बात करी थी, दैट इज द डाइट्रिक। अब हम बात करने वाले सुरंतिको सैमन। सुरंतिको सैमन इन अराउंड 1890, दैट इज अ रैंडलपंट विलेज, अ टीक फॉरेस्ट विलेज। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन हुआ करता था वो टीक का हुआ करता था, और सुरंतो जो थे वो इस गांव को बिलोंग करते थे। बिगेन क्वेश्चन इन स्टेट ओनरशिप ऑफ द फॉरेस्ट। इन्होंने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अराइज कर दिया था कि आखिर ये फॉरेस्ट है किसका। ब्रिटिशर्स कैसे कह रहे हैं कि ये फॉरेस्ट तो हमारा है और इसको खाली करो, इसके ऊपर इन्होंने टेक ओवर कैसे कर लिया। He argued that the state had not created the wind. इन्होंने ब्रिटिशर्स से आर्ग्यू किया कि इन्होंने हवा, विंड, वाटर, अर्थ और वुड, सो इट कुड नॉट ओन इट। बोले ये सब आपका नहीं है, ये आप कैसे कह सकते हो कि ये जंगल हमारा है, ये फॉरेस्ट हमारा है, इस फॉरेस्ट पे आप कैसे टेक ओवर कर सकते हो। देखिए यही बात हमने हमारे क्लास 8 में जो बिरसा मुंडा वाला चैप्टर था हमने उसमें भी पढ़ा था, जिसमें बिरसा ने भी यही बात कही थी कि ये सब नेचुरल थिंग है, ये हमें गॉड गिफ्टेड है, ये हमें भगवान ने दिया है, तो कोई भी ब्रिटिशर्स इसके ऊपर कब्जा नहीं कर सकता। Some of the Samanists protested by lying down on their land. तो वहां के लोगों ने अपने जंगलों को बचाने के लिए क्या गया था, ये वहां पेड़ के पास लेट गए थे, और जब डच लोग आए थे सर्वे करने के लिए तो उन्होंने मना कर दिया था कि ना तो हम आपको ये जंगल काटने देंगे, नहीं हम यहाँ पे रहने का किसी तरह का कोई आपको टैक्स देंगे। They refused to pay any type of taxes or fines or perform labor. बोले किसी तरह का हम लेबर वर्क भी आपके लिए करते हैं, उसका भी हम आप उससे कोई पैसे नहीं लेंगे, ना आपको को टैक्स देंगे और नहीं आपको ये जंगल काटने देंगे। नाउ वॉर एंड डिफॉरेस्टेशन। ऑफ कोर्स जब इतने रेस्ट्रिक्शंस इंपोज हो रहे हैं, लॉज लगाए जा रहे हैं, तो वॉर तो होना ही था। विच टाइप ऑफ वॉर इट वाज? In India, working plans were abandoned at this time, and the forest department cut trees freely to meet British war needs. ब्रिटिश में जब वॉर चल रहा था तो उसमें जो नीड्स थी, हमें रिक्वायरमेंट्स थी वुड वगैरह की, वो सारी हमने यहाँ से फुलफिल करी। इन जावा जस्ट बिफोर द जापानीज ऑक्यूपाइड द रीजन। अब जावा में डच तो आए थे, जापानीज भी आए थे। द डच फॉलोड अ स्कॉच अर्थ पॉलिसी। अब डच ने क्या कर दिया था, एक स्कॉच अर्थ पॉलिसी निकाल दी थी। इन्होंने स्टार्ट कर दिया था डिस्ट्रॉइंग सॉमिल्स एंड बर्निंग ह्यूज पाइल्स ऑफ जाइंट टीक लॉग सो दैट दे वुड नॉट फॉल इनटू द जापानीज हैंड। इन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया था, अगर ये कोई कुछ देखते थे, सॉ मिल्स वगैरह हुआ करती थी जहां पे वुड को कटिंग करके स्टोर किया जाता था, वहां पे उन्होंने आग लगा दी थी। अगर कोई शिप कंटेनमेंट उनको जाता हुआ नजर आता था, उसको भी उन्होंने रोक लगा दिया था। मतलब टोटल ये था कि जापानीज किसी भी तरह से नहीं, डच नहीं चाहते थे कि किसी तरह से भी जापानीज यहां पर कब्जा कर ले। New developments in forestry. Conservation of forest rather than collecting timber has become a more important goal. The government has recognized that in order to meet this goal, the people who live near the forest must be involved. अब किस तरह से फॉरेस्ट को कंजर्व किया जाए, तो उन्होंने ये कहा कि गवर्नमेंट को ये जरूरी है कि जो फॉरेस्ट के आसपास लोग रहते हैं उनको जंगलों में जाने की परमिशन दी जाए, तो ही हम फॉरेस्ट को कंजर्व कर पाएंगे। अदरवाइज इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू कंजर्व द फॉरेस्ट। In many cases across India, from Mizoram to Kerala, dense forests have survived only because village projected them in the scared groups known as the Sarnas, Devarkunda, Kanmai, etc. In many cases across India, from Mizoram to Kerala, मिजोरम से लेके केरला तक सर्वे किया गया। जिन लोगों को भी ये प्रोजेक्ट दिया गया, उनका मेन मकसद ये था कि किस तरह से आपको फॉरेस्ट को कंजर्व करना है। Some villages have been patrolling their own forest. कुछ लोग अपने फॉरेस्ट की खुद पेट्रोलिंग कर रहे थे, टेक केयर कर रहे थे, देख रहे थे। इंस्टेड ऑफ लिविंग इट टू द फॉरेस्ट गार्ड, उनको भरोसा नहीं था कि हम फॉरेस्ट गार्ड के ऊपर अपने फॉरेस्ट की जिम्मेदारी छोड़ दें, तो वो बारी बारी से पेट्रोलिंग किया करते थे। लोकल फॉरेस्ट कम्युनिटीज एंड एनवायरमेंटल टुडे आर थिंकिंग ऑफ द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो आज के वक्त जो अलग अलग कम्युनिटीज हैं जो नियर बाय फॉरेस्ट रहती हैं या जो ट्राइबल कम्युनिटीज को बिलोंग करती हैं, उनका मेन मकसद ये होता है कि किस तरह से हम हमारे फॉरेस्ट को कंजर्व कर सके। तो इट्स दैट ऑल अबाउट द चैप्टर, राइट? So class, our chapter is over. I had done this chapter in a very short form, so you can understand it in a very simple language. We have read about the German inspector, that is the Dietrich Brandis Sementos, right?
squash policy. So these are the some key terms which you have to learn for your upcoming exam. So class 9, our chapter 4 is over. In the next section, we will do other chapter 5, right? And these question answer we will do in our class only. Okay. So we will meet in the next session.